बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जेम्स हिल्टन के नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स का एक इंट्रोडक्शन करवाया था। ये नावल हमारे सेकेंड ईयर इंग्लिश के कोर्स में शामिल है। आपको बताया था कि ये एक एपिसोडिक नावल है। इसके टोटल 18 चैप्टर्स हैं और मैं आपको ये तमाम चैप्टर्स पढ़ाऊँगा। हम एक एक करके इनकी समरीज को डिस्कस करेंगे। इनके अंदर जो डिफरेंट इंसिडेंट्स होंगे वो मैं आपको सुनाऊँगा और साथ ही साथ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे कि इन चैप्टर्स में से कौन कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इसका जो चैप्टर नंबर 1 है इसको डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में हम अपनी बात को इन 7 हिस्सों में मुकम्मल करेंगे। एक दफ़ा आप इनको देखें। मिस्टर चिप्स लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, फोर्टनाइटली विजिट ऑफ मिस्टर चिप्स डॉक्टर मिस्टर मैरीवेल, Mr. Chips' birth in 1848. Mr. Chips' first interview at Brookfield in 1870 at the age of 22. Mr. Chips' first class at Brookfield and what happened there. Mr. Chips' humor और Mr. Chips' feelings at the old age. तो ये वो 7 टॉपिक्स हैं जिनको हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। तो आप देखें, मिस्टर चिप्स लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। आपको बताया था कि जब ये नावल शुरू होता है तो मिस्टर चिप्स रिटायर हो चुका है, एक स्कूल टीचर की जॉब करके रिटायर हो चुका है। और ये रिटायर कहाँ से हुआ है? लंदन शहर के पास ही एक ब्रुकफील्ड नाम का एक फिक्शनल, एक तसव्वुराती गांव है। उस गांव के अंदर एक पब्लिक स्कूल है जिसका नाम है ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल। ये वही स्कूल है जिस स्कूल में मिस्टर चिप्स ने 45 साल सर्विस की है और जब वो इस स्कूल में पढ़ा रहा था तो स्कूल के अंदर ही रहता था। ये एक बोर्डिंग स्कूल है, वहीं पर इसको एक रेजिडेंस मिली हुई थी। इसकी अपनी कोई फैमिली नहीं है, ये दुनिया में अकेला है। अब चूँकि ये रिटायर भी हो चुका है तो रिटायर होने के बाद इस स्कूल के बिल्कुल सामने इस सड़क के दूसरी तरफ एक खातून रहती हैं, मिसिज विकेट उनका नाम है। और ये जो खातून है ये भी ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल में एक लिनन रूम इंचार्ज के तौर पर जॉब करती रही हैं और अब वो भी रिटायर हो चुकी हैं। उनका अपना घर है और वो लैंड लेडी हैं। उन्होंने अपने घर का एक पोर्शन, एक हिस्सा वो मिस्टर चिप्स को दिया हुआ है और मिस्टर चिप्स वहाँ पर एक पेइंग गेस्ट के तौर पर रिहाइश पजीर है। ये एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे को उसने अपने ज़ौक़ के मुताबिक एडजस्ट किया हुआ है। बस यही इसकी वाहिद अकोमोडेशन है और यहीं पर वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो दिन हैं उनको गुजार रहा है। तो एक बूढ़ा आदमी जो होता है, जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी अमली ज़िंदगी को गुजार चुका होता है, उसके पास करने के लिए कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती, कोई मसरूफियत नहीं होती, लिहाजा उसके लिए जो वक्त है वो बहुत आहिस्ता रफ्तार से गुजरता है। जेम्स हिल्टन हमें बताते हैं कि मिस्टर चिप्स के लिए ज़िंदगी के इस हिस्से में वक्त ऐसे गुजर रहा था जैसे कि किसी चरागाह के अंदर कोई लेज़ी कैटल, कोई मवेशी, गाय भैंसें वगैरह वो चर रही हो। तो आपने ये मंजर देखा होगा कि गाय भैंसें जब चर रही होती हैं तो वो बहुत आहिस्ता मूव करती हैं, बहुत लेज़ी ये एक एनिमल्स होते हैं। तो मिस्टर चिप्स के लिए भी वक्त ऐसे ही गुजर रहा है जैसे कि ये गाय भैंसें मूव करती हैं, यानी बहुत आहिस्ता रफ्तार से। करने के लिए इसके पास कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को छोटे छोटे कामों में मसरूफ़ रखने की कोशिश ज़रूर करता रहता है। उसके बाद जेम्स हिल्टन हमें बताते हैं कि मिस्टर चिप्स वक्त को मापने के लिए उन तरीक़ों को इस्तेमाल करता है जो पुराने ज़माने में समंदरों में सफ़र करने वाले बहरी जहाज़ों के कैप्टन इस्तेमाल किया करते थे। यानी मिस्टर चिप्स जिस दौर में रह रहा है उस दौर में अभी ये जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ियां हैं ये अभी नहीं आई थी। उस ज़माने में चाबी वाली घड़ियां होती थी और वो भी नई नई आई थी। उनको रोज़ाना चाबी देना पड़ती थी, फिर वो चलती रहती थी। मिस्टर चिप्स के पास भी ऐसी एक घड़ी है, लेकिन वो उसको कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। चाबी उसको बाकायदगी के साथ देता रहता है, लेकिन वक्त का तयन करने के लिए वो उन्हीं तरीक़ों को इस्तेमाल करता है जो पहले ज़माने में लोग समंदरों में सफ़र करने वाले लोग इस्तेमाल किया करते थे। यानी ये सूरज की पोजीशन को देख के और रात के वक्त
जो सितारे होते हैं कुछ ख़ास, उनकी पोजीशन को देख के ये लोग पता चलाया करते थे कि टाइम क्या हो गया है, कितनी रात बाकी है और कितना दिन बाकी है। तो आजकल हमारे यहाँ भी ऐसे आपको कई बुज़ुर्ग मिलेंगे, उनको इतनी महारत होती है कि वो सूरज को देख के या रात के वक्त सुबह के टाइम जो रोशनी की मिकदार होती है उसको देख के वो आपको बता देते हैं कि इतनी रात अभी बाकी रह गई है। तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है इस तरह की चीज़ों में। पहले ज़माने में जब घड़ियाँ नहीं होती थी तो लोग इसी तरह से वक्त का तयन किया करते थे। तो मिस्टर चिप्स की भी यही रूटीन बनी हुई है। एक बात और भी बड़ी नोट करने वाली है कि मिस्टर चिप्स ने चूँकि इस स्कूल के अंदर 45 साल पढ़ाया है और ये एक बोर्डिंग स्कूल है, और जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं उनके अंदर सारा दिन कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। यानी कुछ क्लासेस मॉर्निंग में होती हैं, कुछ इवनिंग में होती हैं, फिर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी सारा दिन वक्फे वक्फे से चलती रहती हैं। लिहाजा बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर जो घंटियाँ होती हैं वो सारा दिन बजती रहती हैं। यानी सुबह सुबह एक घंटी बजती है कि अब बच्चे उठ जाएं सारे, और उसके बाद फिर एक ब्रेकफास्ट की घंटी होती है, फिर उसके बाद एक कॉल ओवर की घंटी होती है, फिर इसी तरह से पीरियड्स पहला दूसरा तीसरा वो चलते रहते हैं। फिर दोपहर को एक लंच की बेल होती है, फिर उसके बाद इबादत की एक घंटी होती है कि सारे बच्चे चैपल के अंदर जमा हो जाए। फिर उसके बाद शाम की क्लासेस शुरू हो जाती हैं। रात को फिर एक आखिरी बेल बजती है, उसको कहते हैं लाइट्स आउट बेल, यानी अब लाइट्स ऑफ कर दी जाए और तमाम बच्चे जो हैं वो अब सो जाएं, आराम का टाइम हो गया है। तो इस तरह करके ये सारे दिन की जो रूटीन है वो उन घंटियों के हिसाब से बच्चों ने उसको फॉलो करना होता है। तो मिस्टर चिप्स ने भी 45 साल अब इन घंटियों के हिसाब से गुजारे हैं। तो 45 साल की जो इसकी रूटीन है रिटायरमेंट के बाद, अब वो एकदम चेंज करना उसको बड़ा मुश्किल है, और मिस्टर चिप्स शायद उस रूटीन को चेंज करना भी नहीं चाहता। इसका इस स्कूल के साथ एक बड़ा जज्बाती रिश्ता है। तो अब वो रिटायर होने के बाद भी गो के मिसिस विकेट के यहाँ रह रहा है, सड़क के उस पार, लेकिन इसके घर में, इसके रूम में स्कूल में बजने वाली घंटियों की आवाज़ भी आती है। लिहाजा इसने अब रिटायर होने के बाद भी अपने पूरे दिन की जो रूटीन है उसको उन्हीं घंटियों के साथ एडजस्ट किया हुआ है। यानी स्कूल में जब ब्रेकफास्ट की बेल होती है तो ये इधर अपने रूम में ब्रेकफास्ट कर लेता है। स्कूल में जब फलां पीरियड की बेल होती है तो ये अपने रूम में कॉफ़ी पीता है। फिर इस तरह करके स्कूल में जब बेल होती है कि तमाम बच्चे ग्राउंड में जमा हो जाएं, खेलने का टाइम हो गया है, तो ये भी उठ के घर से बाहर निकलता है और स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें जाके बाहर खड़ा होके बच्चों को खेलते हुए देखता रहता है। तो इसी तरह से जब स्कूल में आखिरी घंटी बजती है, लाइट्स आउट की बेल, तो ये क्या करता है कि इसके पास जो चाबी वाली घड़ी है उसको चाबी देता है। इसकी रोज़ की रूटीन बनी हुई है। उसको चाबी देने के बाद अपने कमरे के अंदर जो लाइट है उसको ऑफ़ कर देता है, जो गैस हीटर चल रहा होता है उसकी गैस बंद कर देता है, हीटर के सामने वो जाली सी लगा देता है और उसके बाद अपने बिस्तर में घुस जाता है। और एक डिटेक्टिव नॉवल, जासूसी के नॉवल इसको पढ़ने का बड़ा शौक़ है। ये जिस तरह के हम बचपन में पढ़ा करते थे एम.ए. राहत के और मज़हर कलीम के इमरान सीरीज़, या सस्पेंस डाइजेस्ट में, जासूसी डाइजेस्ट में जिस तरह की कहानियाँ, इन्वेस्टिगेटरी स्टोरीज इन्हें कहते हैं, वो पब्लिश हुआ करती थी। तो उस तरह की कहानियाँ, उस तरह के नॉवल्स मिस्टर चिप्स पढ़ता है। तो ये एक डिटेक्टिव नॉवल लेके अपने कंबल में घुस जाता है और उसको पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसको अभी एक पेज बमुश्किल ही पढ़ पाता है कि उसको नींद आ जाती है। अब बूढ़े आदमी का इतना स्टेमिना नहीं होता, इतनी एनर्जी नहीं होती, इतना ज़्यादा अब वो पढ़ नहीं सकता जैसे वो अपनी जवानी में पढ़ा करता था। तो वो एक पेज अभी बमुश्किल पढ़ पाता है कि उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तो इस तरह करके मिस्टर चिप्स की जो नींद है वो भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी एक बूढ़े आदमी की होती है। बुढ़ापे में नींद टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। जवानी में तो आप सोते हैं 8-8, 10-10, 12-12 घंटे सोए रहते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन एक बूढ़ा आदमी जो होता है उसकी नींद टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। वो आधा घंटा सोता है,
फिर उसको जाग आ जाती है, फिर आधा घंटा सोता है, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा जाग आ जाती है, फिर सोता है। ऐसे करके वो बेचारा टुकड़ों में अपनी नींद पूरी करता है और बाज़ दफ़ा तो पता ही नहीं चलता कि वो जाग रहा है या सो रहा है। यानी जागते हुए भी ऐसे ही लगता है कि वो मुकम्मल तौर पे नहीं जाग रहा। वो नींद और ऊँघ की जो कैफियत होती है वो एक बूढ़े आदमी के ऊपर ज़्यादातर तारी रहती है। और ख़ास तौर पे बुढ़ापे की भी जो दूसरी स्टेज होती है, जब बहुत ज़्यादा इंसान बूढ़ा हो चुका होता है, तो मिस्टर चिप्स की भी इस वक्त यही हालत है। और फिर हमें जेम्स हिल्टन ये भी बताते हैं कि वो सोते हुए भी और जागते हुए भी अपने स्कूल में गुजारे हुए दिनों की जो यादें हैं बस उनमें खोया रहता है। इसका जो कमरा है, उस कमरे की जो विंडो है वो मैंने आपको बताया कि स्कूल की जानिब खुलती है। उस विंडो के पास बैठ के जब ये बाहर देखता है तो स्कूल की दीवार और स्कूल में लगे हुए दरख्त सारे वो इसको नज़र आते हैं। तो उनको जब वो देखता है तो उसको फिर वो याद आ जाता है अपना ज़माना, जो वक्त इसने इस स्कूल में गुजारा। उस वक्त के साथ बहुत सी सुहानी यादें भी जुड़ी हुई हैं, बहुत से दुख देने वाले इंसिडेंट्स भी हुए, कुछ टेंशन्स, कुछ परेशानियाँ, को खुशी, को गम, ये सारा कुछ एक मिक्सचर जैसे कि एक ह्यूमन लाइफ में होता है वो सारा इसको याद आता है। कुछ यादें इसको हंसाती हैं तो कुछ यादें इसको रुला भी देती हैं। तो दूसरी चीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो है फोर्टनाइटली विजिट ऑफ मिस्टर चिप्स डॉक्टर मिस्टर मैरीवेल। यानी इसका एक डॉक्टर है, उसका नाम है मिस्टर मैरीवेल। ये हर 2 हफ्तों के बाद मिस्टर चिप्स का पता लेने आता है, इसका मुआयना करता है और मुआयना करने के बाद वो जैसे एक अच्छा डॉक्टर करता है वो मिस्टर चिप्स को एनकरेज करता है, उसको हौसला देता है और उसको कहता है कि यार तुम तो बहुत फिट फाट हो और तुम तो मुझसे भी ज़्यादा फिट हो और तुम ज़िंदगी के उस हिस्से को गुजार चुके हो जिस हिस्से में इंसान को खौफनाक बीमारियां लगती हैं। लिहाजा तुम दुनिया के उन खुशकिस्मत इंसानों में से हो जो अपनी तबई मौत मरेंगे, जो किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि अपनी उम्र पूरी करके मरेंगे। तो तुम तो एक वंडरफुल मैचलेस ओल्ड बॉय हो। यानी इस तरह करके वो मिस्टर चिप्स को एनकरेज करता, उसको हौसला देता। तो यही डॉक्टर जब मिस्टर चिप्स का मुआयना करके उसके कमरे से बाहर निकलता और बाहर मिसिज विकेट मौजूद होती तो उनको ये फिर एडवाइस भी करता। मिसिज विकेट को मिस्टर चिप्स के सामने नहीं बल्कि बाहर उसको एडवाइस करता कि ये जो अंदर बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है ये बिल्कुल फिट फाट है, ठीक ठाक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ इसका एक ही इशू है और वो है बुढ़ापा, वो है एनोडोमिनी, ओल्ड एज जिसे कहते हैं। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। तो ख़ास तौर पे बूढ़ा आदमी जो होता है इसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो वो मिसिज विकेट को एडवाइस करता मिस्टर मैरीवेल कि इसका ख्याल रखना, इसको ठंड से बचा के रखना, सर्दी अगर इसको लग गई, इसके पट्ठों पे अगर खिंचाव पड़ गया ठंड की वजह से तो ये इसकी मौत की वजह भी बन सकता है। लिहाजा तुम इसकी कुछ केयर ज़रूर करती रहना, बाकी ये ठीक है, इसको कोई इशू नहीं है। ये मिस्टर मैरीवेल की एक रूटीन ही बन चुकी थी। तो वो हर 2 हफ्तों के बाद मिस्टर चिप्स का विजिट करने आया करता था। और तीसरी चीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो है मिस्टर चिप्स बर्थ इन 1848। अब मिस्टर चिप्स बूढ़ा हो चुका है, 75 या 70 से ऊपर इसकी एज हो चुकी है और ये काफ़ी एज है। इस एज में इंसान काफ़ी बूढ़ा हो चुका होता है, काफ़ी कमज़ोरी और नकाहत का आलम होता है। मिस्टर चिप्स पैदा हुआ था 1848 में, यानी ये फाइनली रिटायर हुआ 1918 में, यानी 70 साल के बाद की जो ज़िंदगी है अब ये वो गुजार रहा है। तो 1848 में जब ये पैदा हुआ था, जेम्स हिल्टन हमें बताते हैं कि उसके चंद महीनों के बाद, ऐसे 2-2.5 सालों के बाद इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़ी नुमाइश हुई थी। उस नुमाइश का नाम था ग्रेट पैलेस एग्जीबिशन। 1851 में क्वीन विक्टोरिया जो थी उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था और ये बहुत बड़ी नुमाइश थी। तकरीबन 4.5 महीनों तक ये जारी रही। इसके अंदर पूरी दुनिया से लोगों ने शिरकत की थी और इस नुमाइश के अंदर कहा जाता है कि कोई 1 लाख के करीब मुख्तलिफ आर्टिकल्स, सनती और सकाफती नमूने जो थे उनको डिस्प्ले किया गया था। तो ये एक बड़ी शानदार नुमाइश थी। मिस्टर चिप्स अभी छोटा बच्चा था, अभी इसने सही तरह से चलना भी शुरू नहीं किया था। तो इसके जो पेरेंट्स थे वो इसको उस नुमाइश में लेकर गए थे।
और उस नुमाइश को अटेंड करना, उसमें पार्टिसिपेट करना, ये मिस्टर चिप्स के लिए एक बड़े एजाज़ वाली बात थी। मिस्टर चिप्स की उम्र के जो लोग अभी ज़िंदा थे उनमें शायद ही कोई ऐसा था जिसने उस नुमाइश को देखा होगा। अगर ये छोटा बच्चा ही था, लेकिन इसको ये एजाज़, ये इसके लिए बड़े फ़ख्र की बात थी कि इसने उस नुमाइश में पार्टिसिपेट किया था। और इसके बाद जेम्स हिल्टन हमें मिस्टर चिप्स के इंटरव्यू के बारे में भी बताती हैं जो इन्होंने ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल में दिया था 1870 में। ये जॉब इंटरव्यू जो इनका था, तो आप ये ज़हन में रखें कि 1869 में जब मिस्टर चिप्स की उम्र थी 21 साल, तो इसने मेलबरी नाम का एक स्कूल था, उस स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन वो स्कूल इसको पसंद नहीं आया, उसका एनवायरनमेंट इसको ठीक नहीं लगा, ये उस स्कूल में एडजस्ट नहीं हो सका, लिहाजा चंद महीनों के बाद ही इसने उस स्कूल को छोड़ दिया। उसके बाद 1870 में इसने ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई किया, तो इसको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उस वक्त ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के जो हेडमास्टर थे उनका नाम था मिस्टर वेदरबी। ये एक बड़े ही शफीक, बड़े फादरली, बड़े मेहरबान उस्ताद थे। इन्होंने फिर मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू लिया था, और जिस दिन मिस्टर चिप्स इंटरव्यू देने गया था वो दिन आज तक इसकी यादों में महफूज था। अगरचे ये कोई 50 साल पुरानी बात हो चुकी थी, लेकिन मिस्टर चिप्स को आज भी याद था कि जब वो स्कूल में दाखिल हुआ था तो जुलाई का महीना था, गर्मियों के दिन थे, धूप निकली हुई थी, और स्कूल का जो ग्राउंड था उस ग्राउंड के अंदर क्रिकेट का मैच हो रहा था ब्रुकफील्ड और बार्नहर्स्ट की टीमों के दरमियान। और इस मैच में जब कोई बैट्समैन बैटिंग करते हुए ऐसे वो बैट पिच के ऊपर लगाता था तो जो टक टक की आवाज़ पैदा होती थी, वो आवाज़ पूरे स्कूल में सुनाई दे रही थी, और वो मिस्टर चिप्स के कानों में भी पड़ रही थी जब वो इंटरव्यू देने के लिए हेडमास्टर साहब के दफ्तर की तरफ जा रहा था। और इसको ये भी याद है कि उस मैच में बार्नहर्स्ट की टीम का एक बच्चा था, छोटे से कद का, गोल मटोल सा, उस बच्चे ने सेंचुरी स्कोर की थी। यानी आप देखें कितनी मामूली सी चीज़ें हैं जो मिस्टर चिप्स के जहन में आज तक महफूज हैं, और ये चीज़ें उसके जहन में इसलिए महफूज हैं क्योंकि वो दिन उसकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम दिन था। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हम भी जब ज़िंदगी में कुछ अचीव करते हैं, आपने कोई पोजीशन ली है बोर्ड के अंदर, या आपकी कोई जॉब हुई है, या आपके घर में कोई खुशी आई है, कोई बहुत बड़ी खुशी आई है, तो इस तरह के जो मौके होते हैं, इस तरह के जो दिन होते हैं, वो फिर इंसान को सारी ज़िंदगी भूलते नहीं हैं। उन दिनों के बारे में छोटी छोटी बातें भी हमारे जहन में मौजूद ही रहती हैं कि हमने उस दिन कपड़े कौन से पहने हुए थे, उस दिन हमारे घर में कौन कौन से गेस्ट आए थे, या उस दिन किस गाड़ी में सवार होके हम इंटरव्यू देने गए थे। मतलब ये सारी चीज़ें भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं पे महफूज होती हैं। ये ज़िंदगी की मेमोरीज होती हैं, खूबसूरत यादें होती हैं। तो मिस्टर चिप्स की चूँकि उस दिन सिलेक्शन हुई थी, उसका जॉब इंटरव्यू हुआ था, बड़ा उसका एक अहम दिन था ज़िंदगी का, एक ऐसा दिन जिस दिन के बाद उसका ब्रुकफील्ड स्कूल के साथ एक कनेक्शन बन गया, और वो कनेक्शन फिर पूरी ज़िंदगी कायम रहा, वो जो ताल्लुक़ था वो इसकी मौत तक कायम रहा। तो इतना एक अहम दिन था इसकी लाइफ का, जिसकी वजह से उसको सारी बातें उस दिन की याद थी। और उसको ये भी याद था कि जब वो हेडमास्टर साहब के दफ्तर में एंटर हुआ था, तो उस दफ्तर के एक साइड पे जो विंडो लगी हुई थी, उस विंडो के पर्दे हटे हुए थे, उसमें से सूरज की जो किरणें हैं वो ऐसे गुजर के दफ्तर के फर्श के ऊपर पड़ रही थी। तो वो मंजर भी उसको अभी तक याद है। फिर हेडमास्टर साहब ने उसका इंटरव्यू लेना शुरू किया था, और इंटरव्यू लेने के बाद मुख्तलिफ सवालों जवाब के बाद जब हेडमास्टर साहब ने फैसला कर लिया कि इनको इस स्कूल में रखना है, इनकी अपॉइंटमेंट करनी है, तो फिर उन्होंने मिस्टर चिप्स को कुछ एडवाइस भी किया था। और जो उन्होंने एडवाइस किया था वो भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ मिस्टर वेदरबी की नसीहतें वो मिस्टर चिप्स को आज भी याद थी। यानी मिस्टर वेदरबी ने इसको कहा था कि जो ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल है ये एक पुराना स्कूल है, एक ओल्ड फाउंडेशन है, और तुम एक यंग नौजवान हो, एक ताज़ा खून है। तो बाज़ुकात ये होता है कि नई चीज़ें और पुरानी चीज़ें जब मिक्सअप होती हैं तो फिर कारकर्दगी में बहुत बेहतरी आती है। ये पुराना स्कूल है, इसकी एक कदीम हिस्ट्री है, तारीख़ है, इसका एक नाम है, और तुम बड़े एनर्जेटिक टीचर हो, एक नए टीचर हो, तो तुम अपनी मेहनत से यहाँ पे
अगर काम करोगे तो ये स्कूल जो है ये बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएगा, तरक्की करेगा। तो लिहाजा इस स्कूल को अपना एंथुसियाज्म यानी गिव योर एंथुसियाज्म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। यानी ये उन्होंने कहा था और ये जुमला आज भी उसको याद है कि तुम ब्रुकफील्ड स्कूल को कुछ दोगे तो ये ब्रुकफील्ड स्कूल बदले में तुम्हें भी बहुत कुछ देगा। और ये जो नए बच्चे होते हैं क्लास में जब तुम जाओ तो इन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस जो है वो बाज़ शुरू में नुकसान करती है। तो तुम्हें थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होके यहाँ पे काम करना है और देखना तुम अपनी सर्विस को, अपनी जॉब को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो इस तरह करके जो उन्होंने मिस्टर चिप्स को मोटिवेट किया था, जो इसको नसीहतें की थी, वो सारी मिस्टर चिप्स के जहन में आज तक महफूज है। और एक अफसोस की बात ये हुई कि ये जो मिस्टर वेदर भी थे, जब उन्होंने मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू लिया था तो उस वक्त वो काफ़ी एजिड थे। उनकी मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू लेने के चंद दिनों के बाद ही डेथ हो गई थी। अभी यानी मिस्टर चिप्स ने पढ़ाना शुरू नहीं किया था, क्लास अभी शुरू नहीं हुई थी, सेशन अभी शुरू नहीं हुआ था, छुट्टियों के अंदर ही इसका इंटरव्यू हुआ था और इंटरव्यू के चंद दिनों के बाद ही मिस्टर वेदर बी की डेथ हो गई थी। और वो एक ऐसी शख्सियत है जिनको मिस्टर चिप्स पूरी ज़िंदगी भुला नहीं सके। और जब मिस्टर चिप्स ने स्कूल में जाके पढ़ाना शुरू किया तो नया जब सेशन शुरू हुआ तो उस वक्त तक नए हेडमास्टर आ चुके थे और उनका नाम था मिस्टर मेल्ड्रम। और ये जो हेडमास्टर थे इन्होंने फिर आगे 30 साल यानी पूरे 1900 तक 1870 में ही मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया, 1870 में ही मिस्टर मेल्ड्रम यहाँ पे आए, फिर पूरे 1900 तक मिस्टर मेल्ड्रम ही हेडमास्टर रहे। तो इनकी सरबराही में मिस्टर चिप्स ने अपने कैरियर का, अपने ब्रुकफील्ड स्कूल में अपने टीचिंग कैरियर का आगाज़ किया था। इसके बाद आता है कि मिस्टर चिप्स फर्स्ट क्लास एट ब्रुकफील्ड एंड व्हाट हैपेंड देयर। यानी इसकी ब्रुकफील्ड स्कूल में जो पहली क्लास थी वो भी बड़ी दिलचस्प थी। ब्रुकफील्ड स्कूल में कुल मिला के कुछ 500 के करीब बच्चे पढ़ते थे और ये सारे बच्चे ही बड़े नॉटी, बड़े शरारती बच्चे थे। इनकी एक आदत थी कि जब भी ये स्कूल में कोई नया टीचर आता था तो ये उस नए टीचर को तंग किया करते थे। उसकी क्लास में शरारतें करना, उसकी बात ना मानना, शोर करना, इसको टीज़ करना, उसको कंफ्यूज करना, ये इन बच्चों की एक, आप समझ लें कि एक फेवरेट इनका शौक था। तो अब मिस्टर चिप्स इस स्कूल में आ तो गया है, इसकी जॉब हो गई, अब इसने यहीं पे पढ़ाना है, लेकिन इसको पहले कुछ दिन इन 500 बद तहजीब और बारबेरियन, राइटर जो वर्ड इस्तेमाल करता है इनके लिए वो है लस्टी बारबेरियंस, यानी इन बदमाश बच्चों के रहमो करम पर रहना होगा। ये बच्चे उसको तंग करेंगे, बार बार तंग करेंगे, लेकिन कुछ दिनों में वो इन बच्चों का आदी भी हो जाएगा, इनको समझ जाएगा, फिर इसके बाद इनको कंट्रोल करना भी उसे आ जाएगा। तब तक तो वो इनके रहमो करम पर रहेगा। मिस्टर चिप्स को जो क्लास दी गई, पहली क्लास जो इसको पढ़ाने के लिए दी गई वो थी 4th क्लास। और इस क्लास के बारे में भी मशहूर था कि ये ब्रुकफील्ड स्कूल की सबसे ज़्यादा शरारती क्लास थी। तो मिस्टर चिप्स जब उस क्लास को पढ़ाने के लिए जा रहा था तो थोड़ा डरा हुआ था, कंफ्यूज था, परेशान था कि पता नहीं ये क्लास उससे काबू होगी या नहीं होगी, क्या होगा उसके साथ क्लास में। वो थोड़ा घबराया हुआ था। वो क्लास में एंटर हुआ, 4th क्लास थी, ये काफ़ी बड़ी क्लास थी, रूम फुल था, भरा हुआ था। तो उसमें जाके इसने अपने डेस्क के सामने ये खड़ा हो गया, पीछे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही थी और साइड पे विंडोज़ भी ओपन थी। इन बच्चों के बारे में राइटर कहता है कि ये ऐसे बच्चे थे कि इनको एक एक करके देखे तो ये बड़े इनोसेंट और बड़े मासूम नज़र आते थे, लेकिन जब ये बच्चे इकट्ठे हो जाते थे एक जगह पे, किसी क्लास में, किसी बड़े हॉल में, तो ये लस्टी बारबेरियंस, ये बड़े वहशी और खौफनाक हो जाते थे। इस तरह की क्लास को अब मिस्टर चिप्स ने पढ़ाना है। तो ये जाके खड़ा हो गया, बच्चों की तरफ इसने एक नज़र दौड़ाई और उसके बाद इसने पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तीसरी लाइन में एक बच्चा बैठा हुआ था। उस बच्चे ने एक शरारत की। शरारत ये की कि इस क्लास में जो डेस्क पड़े हुए थे, उन डेस्कों का जो ऊपर वाला ढक्कन है वो ऐसे करके उठा के नीचे बच्चे अपनी बुक्स वगैरह, टिफ़िन वगैरह वो चीज़ें रखा करते थे। तो उस बच्चे ने एक शरारत ये की कि जो उसके सामने डेस्क था, उस डेस्क का ऐसे ढक्कन उसने उठाया
और उठाने के बाद नज़र बचा के कि कहीं मिस्टर चिप्स उसको देख ना ले, उस ढक्कन को ज़ोर के साथ उसने बंद किया ताकि शोर पैदा हो। बच्चों की बस इस तरह की मासूम शरारतें होती हैं। तो उसने जब ज़ोर से उस डेस्क के ढक्कन को मारा, काफ़ी ज़्यादा शोर पैदा हुआ। उसके बाद वो आराम से बड़ा इनोसेंट मासूम बन के बैठ गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और उसने समझा कि मिस्टर चिप्स को पता भी नहीं चला होगा। लेकिन मिस्टर चिप्स ने उस बच्चे को देख लिया। जब उसको देख लिया तो फिर उसने, उसका नाम तो अभी उसको नहीं पता था, तो उसको ऐसे ही करके उसने बुलाया कि हेलो, वो जो तीसरी लाइन में वो आखिर में जो बैठा हुआ है, इधर इधर ये वाला, हाँ ये इसके सुर्ख बाल हैं, मतलब इस तरह करके वो किसी बच्चे ने बताया कि सर इसका नाम है कॉली। तो मिस्टर चिप्स ने फिर उसको खड़ा कर लिया, और उसको खड़ा करने के बाद उसको एक सज़ा दी। ब्रुकफील्ड स्कूल में 2 किस्म की सज़ाएं दी जाती थी। एक तो ये होता था कि अगर कोई बच्चे छोटी मोटी शरारतें करते या किसी टेस्ट में, क्लास की किसी एक्टिविटी में सही परफॉर्म ना करते, तो उनको कुछ लाइंस दी जाती थी कि इन लाइंस को इतनी मर्तबा लिख के दिखाओ। तो इससे ये होता था कि बच्चों की कुछ लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाती थी, और साथ ही साथ उनके लिए एक पनिशमेंट भी होती थी। और अगर किसी को ज़्यादा सख्त सज़ा देना होती तो उसको फिर डंडे के साथ मारा जाता था, यानी लाइंस और रॉड, ये 2 किस्म की सज़ाएं ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर दी जाती थी। तो मिस्टर चिप्स ने इस बच्चे को सज़ा दी कि एक लाइन है और इस लाइन को तुम 100 मरतबा लिख के दिखाओ। तो इसके बाद जब उस बच्चे को सज़ा दी गई तो बाकी जो क्लास थी वो काफ़ी इस चीज़ से डर गई, खौफजदा हो गई, और उसके बाद फिर बाकी जो टाइम था वो उस पीरियड का ठीक गुजर गया, और मिस्टर चिप्स ने अपनी पहली क्लास को इस तरह से करके कंट्रोल कर लिया। उसके बाद कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई। अब यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो बच्चा था कॉली, जिसने मिस्टर चिप्स की पहली ही क्लास में शरारत की थी, फिर सज़ा भी भुगती थी, ये बड़ा शरारती बच्चा था। लेकिन जब ये यहाँ से पढ़ के चला गया तो बाद में पता चला कि ये लंदन शहर का ऑल्डरमैन बना, या एक बैरोनेट बना। ये इंग्लैंड के अंदर कुछ इंतज़ामी ओहदों के नाम है, मतलब ये बच्चा बड़ा बासलाहियत था, और अक्सर शरारती बच्चे बासलाहियत ही होते हैं। ये लंदन का एक बड़ा अफसर बना, और कोई 15 सालों के बाद उस कॉली का जो बेटा था, जिसको इस नॉवल के अंदर यंग कॉली कहा गया है, वो भी मिस्टर चिप्स की क्लास में आ गया। और वो जो बच्चा था वो भी अपने बाप की तरह बड़ा शरारती था, और मिस्टर चिप्स को जब पता चला कि उसका बेटा है, तो जब वो क्लास में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता, कोई शरारत करता, तो मिस्टर चिप्स उसको भी खड़ा कर लेता और उसको डांटता, और उसको कहता कि तुम्हारा जो बाप था वो पहला बच्चा था जिसको मैंने सज़ा दी थी, क्योंकि वो उस वक्त सज़ा का मुस्तहिक था, और तुम अब सज़ा के मुस्तहिक हो, यानी तुम भी अपने बाप की तरह बहुत शैतान हो। तो इस तरह करके वो सारे बच्चे फिर हंस पड़ते, क्लास के अंदर एक मजाक का जो माहौल है वो पैदा हो जाता। और मज़ीद दिलचस्पी वाली बात यह है कि ये जो कॉली था ये भी यहाँ से पढ़ के चला गया, और 15-20 सालों के बाद इसका जो बेटा था, यानी वो पहले वाले कॉली का जो पोता था, जिसको इस नॉवल में थर्ड कॉली कहा गया है, वो भी मिस्टर चिप्स की क्लास में आ गया। यानी मिस्टर चिप्स ने 45 साल इस एक स्कूल में पढ़ाया, और 45 साल जिसकी सर्विस हो, उस टीचर के साथ ऐसा हो जाता है कि दादा भी उसका शागिर्द हो और पोता भी उसके पास ही पढ़ता रहा हो, ये मुमकिन होता है। तो मिस्टर चिप्स की क्लास में जब ये तीसरा कॉली आया तो कुदरती बात ये थी कि ये भी अपने बाप की तरह और अपने दादा की तरह ये भी बड़ा शरारती था, और ये भी क्लास में जब कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता तो मिस्टर चिप्स उसको भी खड़ा कर लेता और उसको कहता कि तुम्हारा जो दादा था वो मुझे आज तक याद है। ग्रामर का एक टॉपिक था एब्लेटिव एब्सोल्यूट, वो उसको पूरी ज़िंदगी समझ नहीं आया। मैं उसको समझा के थक गया, लेकिन उसकी खोपड़ी में मेरी बात नहीं पड़ी। वो बड़ा अहमक शख्स था, और तुम्हारा जो बाप था वो फ़लाँ लाइन में, फ़लाँ बेंच पे, फ़लाँ जगह पे बैठा करता था, वो भी को तुम्हारे दादा से कुछ बेहतर नहीं था, और अब तुम आ गए हो। मुझे लगता है कि तुम भी अपने बाप की तरह और अपने दादा अबू की तरह, बल्कि उनसे भी बढ़ के ज़्यादा अहमक हो। ये जो स्टूपिडिटी है ये नस्ल दर नस्ल तुम्हारे यहाँ मुंतकिल हो रही है, और हर नस्ल में इसकी मिकदार में इजाफा ही होता जा रहा है। तो इस तरह करके जब वो कहता तो क्लास में फिर सारे बच्चे हंस पड़ते और एक मजाक बनता।
तो इस तरह करके मिस्टर चिप्स अपनी क्लास में बच्चों को हंसाता रहता था। यानी मिस्टर चिप्स का जो ह्यूमर था वो बड़ा इनोसेंट, बड़ा जेंटल था। बच्चों की शरारतें, बच्चों की मुख्तलिफ आदतें, उनको पॉइंट आउट करके बाकियों को हंसाता था। अपने बारे में बात करता था, माजी की कुछ चीज़ें याद करके, कुछ नए दौर की जो डेवलपमेंट्स हो रही थी उनको तनकीद का निशाना बना के ये दूसरों को हंसाया करता था। और इतना हंसाता था कि बाज़ औक़ात तो लोग इसके मज़ाक का इतना आदी हो चुके होते थे कि अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता था। आधी बात ही होती थी कि सुनने वाले हंस दिया करते थे। तो इस तरह की शख्सियत थी मिस्टर चिप्स, वेरी फनी, वेरी ह्यूमरस और वेरी जेंटल किस्म की पर्सनैलिटी का ये मालिक था। और इसके बाद आखिरी चीज़ जो हम इस चैप्टर में नोट करते हैं वो है मिस्टर चिप्स फीलिंग्स एट दी ओल्ड एज। जेम्स हिल्टन कहते हैं कि जो बुढ़ापा होता है ये एक जोक होता है, बल्कि एक सैड जोक होता है। ख़ास तौर पे मिस्टर चिप्स की तरह का जो इंसान होता है उसके लिए तो ये एक सैड जोक ही होता है। यानी जोक भी और सैड भी, ये बड़ी अजीब बात है। तो इसका मतलब ये है कि जब इंसान बुढ़ापे में बैठ के अपने स्कूल के दिनों की, अपनी जवानी और बचपन के दिनों की यादें उनको ताज़ा करता है, तो साफ तरह सारी यादें कोई उदास करने वाली तो नहीं होती। ज़िंदगी में बड़े मज़ाहिया वाक़यात भी हुए होते हैं, वो जब याद आते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है। लेकिन साथ ही साथ जब ये एहसास हमारे अंदर डिवेलप होता है, एक बूढ़े आदमी के अंदर जब ये एहसास डिवेलप होता है कि वो वक्त अब गुजर चुका है, अब उसने वापस नहीं आना, अब ज़िंदगी की कहानी ख़त्म होने जा रही है, आखिरी चैप्टर्स चल रहे हैं, तो जब ये एहसास डिवेलप होता है तो फिर इंसान उदास भी हो जाता है। वो खुशी, वो मुस्कुराहटें और उदासी वो मिक्सअप ही हो जाती हैं। इन इंसान का दिल करता है कि वो वक्त वापस आ जाए, वो जवानी, वो बचपन वापस आ जाए, वो सारी खुशियाँ लौट आएँ, वो सारी शरारतें, वो सारे मजाक वो एक दफ़ा से दोबारा उन्हीं चीज़ों से हम गुज़रें। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये इंसान की ज़िंदगी की बहुत सारी तलख़ हकीकतों में से एक ये भी है कि ज़िंदगी गुज़र जाती है और जो वक्त गुज़र गया वो वापस लौट के नहीं आता। तो मिस्टर चिप्स जब बैठ के विंडो के पास, ख़ास तौर पे ख़ज़ां का जब मौसम होता, अपने कंबल में घुसा होता, ठंड बहुत ज़्यादा होती, बाहर ठंडी हवाएं चल रही होती, तो इस तरह अपने कंबल में दुबका हुआ ये बैठा होता और फिर याद करता, अपने उस माजी को याद करता, अपने स्कूल के दिनों को याद करता। और वो सुहानी यादें जब इसके जहन में ताज़ा होती तो ये मुस्कुरा भी दिया करता था, लेकिन कभी कभी वो मुस्कुराहट एकदम आंसुओं में भी तब्दील हो जाती थी। और एक बूढ़ा आदमी जो होता है उसकी आंखों का पानी भी खुश्क हो चुका होता है। और एक बूढ़े आदमी के फेस को देख के बाज़ ये पता चलाना मुश्किल होता है कि वो हंस रहा है या रो रहा है। मिसिस विकेट जब कमरे में दाखिल होती, वो कॉफ़ी वगैरह लेके आती या कोई बर्तन उठाने के लिए आती, तो वो मिस्टर चिप्स को जब देखती तो उनको समझ ही नहीं आती कि मिस्टर चिप्स वो रो रहा है या हंस रहा है। वो चुपके से आती और बर्तन उठा के ले जाती, मिस्टर चिप्स को उसके हाल पे छोड़ देती, उसकी यादों के साथ छोड़ देती। और बाज़ का तो मिस्टर चिप्स को खुद भी नहीं पता होता था कि वो हंस रहा है कि या रो रहा है। ये बुढ़ापा बहरहाल इसी तरह की चीज़ होती है। इंसानी ज़िंदगी की जो कहानी है जब अपने इख्तिताम को पहुँचती है तो फिर इस तरह की सूरत हाल, इस तरह की कैफियत और महसूसात जो होती हैं वो इंसान के अंदर जन्म लेना शुरू कर देती हैं। और ज़िंदगी की खुशियाँ भी याद आती हैं, दुख भी याद आते हैं, अच्छा वक्त भी याद आता है, बुरा वक्त भी याद आता है। और उन्हीं माजी की यादों के सहारे इंसान अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों को पूरा कर रहा होता है। तो यहाँ पर इस नावल का चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। ये वो सारी डिटेल है जो इस चैप्टर के अंदर मौजूद है, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हद तक इस चैप्टर की समझ आ चुकी है। इस नावल के जो 18 चैप्टर्स हैं उनमें से 4-5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो थोड़े लेंथी हैं, जैसे कि ये पहले वाला चैप्टर है। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल मुख्तसर से हैं, हम उनको बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ के अंदर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल कर लेंगे। तो फ़िलहाल आप इसको जहन में रखें। इस चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस, पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, अब मैं आपको उनके बारे में भी थोड़ा सा गाइड करता हूँ। जेम्स हिल्टन के नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 1 में से ये 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन्हें लाजमी तैयार करना चाहिए। और बाज़ ये होता है कि पेपर में जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो इन स्टेटमेंट से हो सकता है
थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आंसर भी डिफरेंट होगा। ये जो 10 क्वेश्चंस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप इन 10 क्वेश्चंस के 10 आंसर्स अच्छी तरह से तैयार कर लें तो इस चैप्टर में से और भी कोई क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आप उसका आंसर भी लिख सकेंगे। यानी जो आंसर्स होते हैं ये कई कई क्वेश्चंस के अंदर एडजस्ट हो रहे होते हैं। तो आप देखें, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आप तैयार करेंगे वो है हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेजर हिज टाइम। अब वो रह रहा है रिटायरमेंट के बाद मिसिस विकेट के यहाँ, लेकिन वो वक्त मापने के लिए, वक्त का तयन करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है। तो ये हमें जेम्स हिल्टन ने बिल्कुल शुरू में बताया कि वो पहले ज़माने में जिस तरह बहरी जहाज़ों के कैप्टन जो तरीका इस्तेमाल किया करते थे वही तरीका मिस्टर चिप्स इस्तेमाल करता है। यानी सूरज को देख के, सितारों को देख के, ये जो सिग्नल्स ऑफ द पास्ट हैं इनको इस्तेमाल करके मिस्टर चिप्स यूज टू मेजर हिज टाइम एट मिसिस विकेट्स। दूसरा क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स डू आफ्टर द लास्ट बेल एट स्कूल। तो ये भी आपको बताया कि मिस्टर चिप्स ने अपनी पूरी रूटीन को स्कूल की घंटियों के साथ एडजस्ट किया हुआ है, और जब स्कूल में आखिरी बेल बजती है तो मिस्टर चिप्स की एक रूटीन बनी हुई है कि ये अपने घर में जो चाबी वाली घड़ी है इसके पास उसको चाबी देता है, फिर उसके बाद जो वायर गार्ड है उसको आग के सामने लगा देता है, गैस बंद कर देता है, लाइट्स भी ऑफ कर देता है और अपने कंबल में घुस जाता है डिटेक्टिव नॉवल लेके, और उस नॉवल को पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन अभी उसका एक पेज ही पढ़ पाता है कि उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तो इस तरह का आंसर आप इसमें लिखेंगे। इसकी एक रूटीन बनी हुई है, स्कूल की आखिरी बेल के बाद वो अपने घर में ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है। और व्हाट डिड मिस्टर चिप्स डॉक्टर मिस्टर मैरीवेल से अबाउट हिम। तो ये डॉक्टर जब इसके पास आता है हर 2 हफ्तों के बाद, वो आके इसको क्या कहता है, इसको इनकरेज करता है, इसका हौसला बढ़ाता है, इसको कहता है कि तुम ज़िंदगी की उस स्टेज पे आ चुके हो जब इंसानों को ख़तरनाक बीमारियां नहीं लगती, तुम बहुत फिट फाट हो, वंडरफुल मैचलेस ओल्ड बॉय, ये वो उसके लिए एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करता है। तो इस तरह करके वो उसको एनकरेज करता है। और यही डॉक्टर जब कमरे से बाहर निकलता है तो मिसिस विकेट को मिस्टर चिप्स के बारे में कुछ एडवाइस करता है कि वो इसका ख्याल रखे, इसको सर्दी से बचा के रखे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय बुढ़ापे के, और बूढ़े आदमी को सर्दी से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। तो इस तरह करके वो मिसिस विकेट को कुछ एडवाइस किया करता था, वो हमने इसमें पढ़ा। उसके बाद 5वें नंबर पर है कि हाउ डिड द हेडमास्टर मिस्टर वेदरबी एडवाइस मिस्टर चिप्स ड्यूरिंग इंटरव्यू। वो जो सारे अल्फाज हैं मिस्टर वेदरबी के वो मिस्टर चिप्स को आज तक याद हैं, जो उन्होंने इंटरव्यू के वक्त मिस्टर चिप्स को कहे थे। वो सारी नसीहतें इनको याद हैं कि उन्होंने कहा था कि गिव यूर एंथुसियाज्म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। तो ये उसके अल्फाज थे। और साथ ही साथ उन्होंने डिसिप्लिन के बारे में, स्कूल के एनवायरनमेंट के बारे में, स्कूल की ट्रेडिशंस के बारे में कुछ और बातें भी मिस्टर चिप्स के साथ की थी, वो भी आप इसमें लिखेंगे। और व्हाट वाज द ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एट ब्रुकफील्ड अबाउट द न्यू मास्टर्स। ये जो बच्चे थे स्कूल के 500 के करीब, बड़े बारबेरियन किस्म के, नोटी किस्म के, इन बच्चों की एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट थी। स्कूल की रवायात में था कि नए आने वाले जो टीचर्स थे उनको बच्चे टीज किया करते थे, तंग किया करते थे, कंफ्यूज करते थे। तो ये उनकी एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट थी। और 7वां ये है कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स हैंडल हिज फर्स्ट क्लास एट ब्रुकफील्ड। तो कैसे इसने अपनी क्लास को पहले दिन कंट्रोल किया था। वो कॉली नाम के बच्चे ने शरारत तो की थी, लेकिन इसने फ़ौरन उसको सज़ा दे के बाकी जो बच्चे थे उनके जहनों में भी एक डर और खौफ पैदा कर दिया। उसके बाद फिर वो क्लास जो थी वो हैंडल हो गई, कंट्रोल हो गई, और बाद में फिर कोई भी ऐसा मिसहैप नहीं हुआ। और व्हाट डिड मिस्टर चिप्स स्टिल रिमेंबर अबाउट द कॉली फैमिली। आप देखें मिस्टर चिप्स को ये सारा कुछ अभी तक याद है, 50 साल पुरानी बातें हैं लेकिन अभी तक इसके जहन में ताज़ा हैं। एक जो टीचर होता है उसको 2 किस्म के बच्चे, 2 किस्म के अपने स्टूडेंट्स कभी नहीं भूलते। एक तो जो बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं, शरारती होते हैं क्लास में, और दूसरे जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे बच्चे टीचर्स को कभी नहीं भूलते, उनके नाम भी याद रहते हैं, उनके चेहरे भी टीचर के जहन में हमेशा मौजूद रहते हैं। तो ये जो कॉली फैमिली थी, अब ये तीनों बच्चे, दादा, फिर उसके बाद उसका बेटा, ये सारे मिस्टर चिप्स की क्लास में पढ़े और ये बड़े शरारती भी थे। इनके साथ मिस्टर चिप्स मजाक भी किया करता था, बच्चे हंसा करते थे, ये क्लास के अंदर एक सोर्स ऑफ लॉफ्टर भी थे। तो इसलिए ये सारे बच्चे मिस्टर चिप्स को अभी तक याद हैं।
और जो सबसे पहला कॉली था, जो दादा था वो लंदन का फिर कैसे ऑल्डरमैन बना, एक बैरोनेट बना, फिर उसका बेटा इसकी क्लास में आया, वो भी अपने बाप की तरह बड़ा शरारती था। और उसके बाद फिर उसका बेटा यानी पहले वाले कॉली का जो पोता था वो भी इसकी क्लास में आया, वो भी बड़ा शरारती था। तो इस तरह करके मिस्टर चिप्स उनको बार बार मजाक का निशाना बनाया करता था। तो व्हाट डिड मिस्टर चिप्स स्टिल रिमेंबर अबाउट द कॉली फैमिली, और उसके बाद हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेक फन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड कॉली, यानी इनको जब वो खड़ा करके इनका मजाक बनाता था, इनको डांटता था, इनको कहता था कि तुम्हारा बाप इस तरह का था, तुम्हारा दादा इस तरह का था, वो उस वक्त सज़ा का मुस्तहिक था, तुम अब सज़ा के मुस्तहिक हो, और तुम तो अपनी पूरी नस्ल के सबसे ज़्यादा अहमक तरीन शख्स हो। तो इस तरह करके वो जो मजाक किया करता था इन बच्चों के साथ, उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। और आखिरी क्वेश्चन ये है कि वाई डिड द राइटर कॉल ग्रोइंग ओल्ड अ ग्रेट जोक, राइटर ने बुढ़ापे को एक अजीम मजाक कहा है, एक सैड जोक भी कहा है। तो क्यों कहा है? मिस्टर चिप्स बूढ़ा हो चुका है, अब जोक तो जोक होता है, उसके साथ सैड लगाने का क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि बुढ़ापे के दिनों में जब इंसान को अपने बचपन की जवानी की खूबसूरत यादें आती हैं तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नमूदार होती है, उसको हंसी भी आती है, लेकिन साथ ही साथ उस वक्त के गुजर जाने का एक अफसोस और एक उदासी की कैफियत भी तारी हो जाती है। तो वो खुशी और गम मिक्स हो जाती हैं, आंसू और मुस्कुराहटें ये बुढ़ापे में मिक्सअप हो जाती हैं। तो इसलिए बुढ़ापे को राइटर ने एक सैड जोक कहा है। तो ये वो 10 क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 1 में से। अगर आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें, आपके पास कोई ना कोई हेल्पिंग बुक होगी, आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। आप इनके आंसर्स खुद भी लिख सकते हैं अपने लफ्ज़ों में। अगर आप लिखेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा रट्टे रुट्टे मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपका काफ़ी सारा बर्डन कम हो जाएगा। तो आप खुद लिखने की कोशिश करें। अगर नहीं लिख सकते तो आप अपने हेल्पिंग बुक्स जो हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो इनको आप तैयार कर लें। आपके पेपर में चैप्टर नंबर 1 में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये अगर आपने अच्छी तरह से तैयार किए होंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर इन्हीं 10 आंसर्स में मौजूद होगा और आप उसको लिख सकेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको जो चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में बताऊंगा, और इस तरह करके हम इसके जो टोटल 18 चैप्टर्स हैं उनको मुकम्मल करेंगे। तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।